मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइटल का नाम है मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी मारक ग्रह हो सकते हैं। सन एंड मून कैन आल्सो बी मारक ग्रह इन एराइस एसेंडेंट होरोस्कोप। जी हाँ, बहुत से मित्रों की जिज्ञासा थी और वर्तमान में मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मृत्यु कब होगी, बहुत जरूरी हो तभी बताएं। तो कई मित्रों ने कमेंट किया था कि इसको थोड़ा और क्लियर करिए कि मृत्यु कब होगी, और उसी को मैं सोच ही रहा था कि इसी बीच 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सांसद माननीय अमर सिंह जी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। मेरे मन में आया कि उनकी कुंडली को देखा जाए। गूगल से मैंने उनका बर्थ डिटेल सर्च किया और उसके आधार पर उनकी दशा, अंतरदशा और सारे ग्रहों के डिटेल को और केपी सिस्टम के सारे टेबल्स को मैंने अध्ययन किया, देखा। चार्ट पर उसी से संबंधित अमर सिंह जी के बर्थ डिटेल और कुंडली से संबंधित ही सारा गणितीय पक्ष है, जिसमें केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, ग्रह स्पष्ट, केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, लग्न चार्ट, कस्प चार्ट और उनका जन्म समय, नक्षत्र, दशा आदि सब। तो मित्रों, आज हम उसी पर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अमर सिंह जी का जन्म कब हुआ। सांसद अमर सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता। सियासत से लेकर के सिनेमा जगत और कारपोरेट जगत तक वो इस गगन के एक चमकते हुए सितारे। यद्यपि राजनीति में बहुत ऊंचाई पर तो नहीं थे, परंतु हर पार्टी, हर राजनीति, हर बड़े नेता के आकर्षण के केंद्र थे। उन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस में अपना प्रवेश लिया था, अच्छे पदों पर रहे। बाद में सपा में आए, महासचिव पद पर सुशोभित रहे। सपा में बहुत ही शिखर पुरुष की तरह जाने लगे। बाद में उसमें भी कुछ खटास आ गई और इधर साल 1.5 साल से उनका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा। आप सभी को पता है, यूट्यूब पर आपने सुना होगा, देखा होगा, वीडियो पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 1 अगस्त 2020 को शनिवार के दिन सांसद अमर सिंह जी का निधन सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में लंबी बीमारी से हुआ। तो मित्रों, आते हैं उनके बर्थ डिटेल पर। उनका सांसद अमर सिंह का डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1956। टाइम ऑफ बर्थ है 12 बजे दिन में और प्लेस ऑफ बर्थ है आजमगढ़, यूपी, इंडिया। लग्न मेष है, चंद्रमा राशि कर्क राशि में है, नक्षत्र पुष्य है, द्वितीय चरण पुष्य नक्षत्र का है। मृत्यु दिनांक 1/8/2020। धनु के चंद्रमा में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था। दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच हुआ, जैसी सूचना मिली है। तुला लग्न में मृत्यु हुआ है और तुला लग्न में लग्नांश जो है या मंगल या राहु के नक्षत्र में रहा। यह स्थिति है मित्रों। उनको वर्तमान में दशा 28/11/2017 से 28/11/2027, 17 से 27 तक चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा राहु की है 29/4/2019 से 28/10/2020 तक, मतलब राहु की अंतरदशा है। और प्रत्यंतर सूर्य का है जो 15/7/2020 से 12/8/2020, 12 अगस्त तक सूर्य का प्रत्यंतर। लग्न उनकी मेष है। आप देखिए, मेष लग्न में चंद्रमा का महादशा है, सूर्य का प्रत्यंतर है, राहु का अंतर है। इसी आधार पर हमने कहा कि मेष लग्न में सूर्य और चंद्रमा भी मारक होते हैं। आप सभी जानते हो, जो परंपरागत ज्योतिष है इसमें द्वितीय और सप्तम को तो हमारे पाराशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, हमारे केपी में भी
द्वितीय और सप्तम को मारक स्थान कहा गया है, और चर लग्न के लिए 11वां स्थान, स्थिर लग्न के लिए 9वां स्थान, द्विस्वभाव लग्न के लिए 7वां स्थान ये बाधक स्थान होता है। अर्थात और 6, 8 और 12 कुंडली का ये नेष्ट स्थान होता है स्वास्थ्य और आय के लिए, क्योंकि 6वां रोग और शत्रु का स्थान होता है, 8वां मृत्यु का स्थान, मृत्यु स्थान, निधन स्थान उसको कहा ही जाता है, और 12वां व्यय हानि, अस्पताल, जेल, शमशान, विदेश और लग्न का व्यय, इससे भी मृत्यु देखी जाती है। तो इस तरह से 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक स्थान ये मेनली स्वास्थ्य की हानि भी करने वाले होते हैं और मृत्यु भी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, लेकिन जो परंपरागत ज्योतिष है उसमें स्थूलता इस प्रकार आ गई है कि द्वितीय और सप्तम स्थान का जो स्वामी है, उस राज का जो मालिक है, उसको ही मार्केश कह दिया। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो द्वितीय का मालिक, वृष का मालिक शुक्र हुआ और सप्तम का शुक्र ही हुआ, तुला, अर्थात शुक्र को विशेष मारक कहा जाए। चंद्रमा चतुर्थ का है और सिंह सूर्य पंचम का है, ये केंद्र त्रिकोण है, इनको मारक नहीं कहा जाता। और ये भी कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा में अष्टम का दोष कम लगता है, मार्केश कम बनते। लेकिन आप अमर सिंह जी की कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा की महादशा और सूर्य के प्रत्यंतर में ही इनकी मृत्यु हुई, राहु की अंतरदशा है। आते हैं हम मेन चीज पर कि जो 2, 7 का कारक मारक है, और 11वें स्थान में चर लग्न में 11वां स्थान जो है कुंभ राशि है, शनिश्चर है मालिक, और द्वितीय में शुक्र है, सप्तम में शुक्र है। शुक्र शनिश्चर की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में मृत्यु है। तो इस नाते हमें वीडियो में देना पड़ा कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी मारक ग्रह हो सकते। अब आप इसका आशय समझ गए होंगे। हमारा आशय कहीं टिप्पणी करना नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मारक नहीं सही हो रहे हैं परंपरागत तरीके से, तो अन्य लॉजिक कैसे सही हो। अब हम आते हैं केपी ज्योतिष पर, उसके लॉजिक पर, जिसमें ये कहा गया है कि लग्न का सबलॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी अगर 2, 7, 6, 8 और 12 का कार्य तथा बाधक स्थानों का कार्य है तो आयु अल्पायु होती है। और अगर वही लग्न का सबलॉर्ड 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक स्थानों के साथ साथ 1, 5, 9, 11 का भी कार्जेश हो, सिग्निफिकेटर हो, मतलब मिश्रित भाव हो, तो आयु मध्याय होती है। और 1, 5, 9, 11 का ही कार्जेश हो लग्न का सबलॉर्ड तो आयु दीर्घायु होती है। इस तरह से 1, 5, 9, 11 ये आयु कारक हैं, स्वास्थ्य कारक हैं, दीर्घायु कारक हैं। और 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक स्थान आयु को छीण करने वाले हैं। 11वां स्थान जिन लग्नों के लिए बाधक होगा उसके लिए आयु वृद्धि कारक नहीं। अब वर्तमान कुंडली में हम देखते हैं लग्न का सबलॉर्ड कौन है। देखिए कसपत सिग्निफिकेटर दिया है, यहाँ सबलॉर्ड का नाम हमने दिया। लग्न का सबलॉर्ड बुध है मित्र। बुध में देखिए कौन कौन से भाव आए हुए हैं, कसपत सिग्निफिकेटर में आपको मिल जाएगा। देखिए बुध में जो है 10, 3, 6, 3, 4 आया है, अर्थात 10, 3, 6 आया है, 3, 4 आया है। 10वें में अगर बुध है तो चौथे पर दृष्टि है, चंद्रमा तीसरे पर है तो 9वें में दृष्टि है, या 10वें पर है चौथे में। इस तरह से 10, 3, 6 तो आया है। लेकिन तृतीय स्थान भी अष्टम का अष्टम है, भावात भावों का सिद्धांत लागू होता है, वो भी आयु और मृत्यु से संबंधित होता है। तो जब लग्न के सबलॉर्ड में 1, 5, 9, 11 नहीं आया है, केवल अन्य स्थान ही आए हुए हैं, जैसे 6वां स्थान आया हुआ, तृतीय आया हुआ, 10वां आया हुआ, तृतीय 2 बार आया हुआ है। इस प्रकार से इस कुंडली जो है 1, 5, 9, 11 से रहित है, अल्पायु योग सिद्ध होता है।
एक चीज और बता दूं, आयु खंड क्या है? अल्पायु खंड है जन्म से लेकर के 33 वर्ष तक अल्पायु, 33 वर्ष से 66 वर्ष तक लेकर के मध्यायु, और 66 वर्ष से अधिक हो 100 वर्ष 120 वर्ष ये दीर्घायु होता है। अब मित्रों, इस कुंडली में लग्न का सब लॉर्ड बुध है, इसके हिसाब से 10 3 6 3 4 ये होने के नाते अल्पायु खंड में कुंडली, एक 5 9 11 इसमें नहीं आया, तो अल्पायु खंड में कुंडली है, अर्थात 33 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु होनी चाहिए। तो क्यों 64 वर्ष 6 महीने पर मृत्यु हुई, अर्थात जो मध्यायु का संधि काल है 66 वर्ष और अंतिम समय है, उसके पहले हुआ, अर्थात मध्यायु में हुआ है बॉर्डर। तो इसके पीछे हमको और भी अन्य कारणों पर ध्यान देना है। एक चीज और आपसे बता दें कि शनि जो है ये आयु कारक ग्रह होता है, अष्टम का कारक या अष्टम में बैठा हुआ शनि आयु वृद्धि कारक होता है, ऐसा वैदिक और पराशरी ज्योतिष में कहा गया है, और परंपरागत पद्धति में भी कहीं कहीं छोटी बातें उभर के आती हैं। शनि में क्योंकि धीमी गति का ग्रह है, मंद गति ग्रह है, हर काम विलंब से होता है, इस नाते इसमें शनि से संबंध अगर लग्न या लग्न के सब लॉर्ड का है, लग्न के सब लॉर्ड का है मेनली, तो आयु ज्यादा। अब ज्यादा का मतलब है अगर आयु अल्पायु खंड में आ रहा है तो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, मध्यायु हो जाएगी, और मध्यायु खंड में आ रहा है तो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा दीर्घायु। अब यहाँ हमको देखना है कि बुध से शनि का कोई संबंध है कि नहीं, क्यों अल्पायु को मध्यायु आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन दशाओं में मृत्यु हुई उसमें क्या 2 7 11 6 8 12 या बाधक स्थान आए हैं कि नहीं। आप देखिएगा कि लग्न का सब लॉर्ड बुध है जो शनि के ही घर में बैठा है, मकर, अर्थात शनि से संबंधित, शनि के घर में बैठना, राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, ये सब बैठना नक्षत्र उपनक्षत्र में, ये संबंधों के अंतर्गत हमने बार बार बताया। तो मकर में बैठना बुध का शनि से संबंधित है। दूसरे, शनि की दृष्टि देखिए तृतीय स्थान पर है, शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर होना। अब तृतीय स्थान पर शनि की दृष्टि है। अब यहाँ से ग्रह स्पष्ट हमने दिया है कि शनि देखिए 8 अंश पर है और बुध जो है 13 अंश 51 कला पर है, अर्थात 6 अंश के अंदर दृष्टि है। इस नाते शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर है, तो दृष्टि के नाते और राशि में स्थिति के नाते बुध पर शनि का प्रभाव पड़ा। इस नाते अल्पायु खंड बदल करके मध्यायु खंड हो गया। अब दूसरा विषय हम आते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मार्केश हुए और राहु मार्केश हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य। मित्रों, जब भी मृत्यु होती है तो किसी न किसी रूप से शनि का संबंध होता है, क्योंकि मृत्यु के समय शनि पूर्णतया प्रभावी है, कहीं न कहीं वो प्रभावी होता है। दशा अंतर दशा भले न हो, लेकिन जो ग्रह में दशा अंतर दशा में मृत्यु हो रही है वो शनि से रिलेशन में होते हैं। मित्रों, आप जानते हो कि घी और शहद मिलकर के जहर बनता है, उसी तरह से 2 अमृत मिलकर के जहर बनते हैं, और दूध और पानी मिलकर भी जहर बनता है। इस तरह से विभिन्न मेलों से अमृत विष हो जाता है, विष अमृत हो जाता है। तो अब योग, ग्रहों का दृष्टि संबंध, ये भी ग्रहों के गुण दोष पर प्रभाव डालता है। अब शनि की दृष्टि आपने बुध पर देखा, शनि की दृष्टि सूर्य जो है ये भी 13 अंश पर है, शनि की दृष्टि सूर्य पर है, सूर्य भी शनि के राशि में, अर्थात शनि का पूरा प्रभाव सूर्य और बुध पर। दूसरा विषय हम बताना चाहेंगे कि राहु अष्टम स्थान में है, लग्न कुंडली से ही। अब यहाँ दृष्टि हम देख रहे हैं, दृष्टि जुटी, राहु के साथ शनि और मंगल बैठा है। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं वो राशि राहु और केतु की हो जाती है, अर्थात उस ग्रह की दोनों राशि, अर्थात राहु वृश्चिक राशि में है, इस नाते वृश्चिक
और मेष, जो मंगल की दोनों राशियां राहु के प्रभाव में आ जाएंगी, बल्कि मंगल नंबर 2 हो जाएगा, राहु नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि नोट्स आर मोर स्ट्रांगर देन अदर प्लेनेट। कहीं भी रूलिंग प्लेनेट हम निकालते हैं, अगर जिस ग्रह के राशि में राहु केतु हैं, उस ग्रह के कार्जेस बनाने के साथ साथ, और हम उनको जो है रूलिंग प्लेनेट बनाने के साथ साथ उस ग्रह राहु केतु को रख भी देते। तो इस तरह से राहु के संबंध में शनि और मंगल दोनों है, क्योंकि राहु की राशि वृश्चिक में। मंगल, राहु और शनिश्चर एक दूसरे से कोरिलेट है। दूसरा विषय, मंगल का प्रभाव लग्न और अष्टम पर तो है ही, राहु का भी प्रभाव लग्न और अष्टम पर माना जाएगा, क्योंकि लग्न और अष्टम दोनों राशियां राहु। अब एक चीज और तथ्य आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम सिग्निफिकेटर पर भी आते हैं। आप देखिए, न्यूमरोलॉजी आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, हमने भी अध्ययन किया है, हर विषय का अध्ययन किया है ज्योतिष में जो थोड़ा शास्त्र से संबंधित है, चाहे वैदिक, पराशरी, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, या लाल किताब हो या जो भी हो, सबको हमने पढ़ा है, देखा है, करीब से देखा है और बहुत समय गुजारा है। तो न्यूमरोलॉजी में एक नियम है कि डेट ऑफ बर्थ और महीना और सन को सब जोड़ लीजिए, और कुल अंकों का योग अगर 4 आता है तो राहु का अंक, मैंने संयुक्तांक या भाग्यांक कहते हैं। इसमें देखिए 27, 1, 28, 1, 29 और 3, 29, 2, 31, 3, जी मित्रों, ये लॉजिक बहुत सही नहीं बैठा, तो हम कहना चाहते थे आगे नहीं बढ़े। आते हैं राहु पर। राहु क्यों मारक हुआ है? राहु को आप देखिए, लग्न और अष्टम पर दोनों पर उसका प्रभाव है। राहु में आप स्वयं देखिए, राहु में 7, 8, 1 स्वयं में है, बुध के नाते 10, 3, 6 है, मतलब 6, 8, 7 तीनों आया हुआ है। राहु पर मंगल का प्रभाव, राहु आप देख लीजिए, मंगल के घर में है, 7, 1, 8 और 7, 10, 11 ये मंगल में है। और मंगल की ज्योति में भी राहु है। मंगल देखिए 15, 15.5 अंश पर है, और राहु जो है 21 अंश पर है, 6 अंश का अंतर है। मंगल का पूरा प्रभाव राहु पर है, अर्थात राहु में मंगल का भी 7, 1, 8, 7, 10, 11 ये सब निगेटिव है आज के लिए, लग्न को छोड़कर। और राहु में सारे भाव हैं, इन नाते राहु मारक हुआ है। राहु का प्रभाव कहीं न कहीं शनि के माध्यम से सूर्य और बुध पर भी है। अब चंद्रमा, जिसकी महादशा में मृत्यु हुई है, चंद्रमा में आप देखिए 3, 4, 7, 10, 11 है। 11वां स्थान बाधक स्थान होता है, 7वां स्थान मारक स्थान होता है, और 10वां स्थान भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, इस नाते शनि जो है 7, 10, 11 उसमें आया हुआ है। चंद्रमा, शनि की दृष्टि भी होती है, शनि की दृष्टि भी आप देखोगे 2य स्थान पर है। और देखिए शनि की दृष्टि भी 2य स्थान। तीसरा विषय यह है कि कस्पल चार्ट जब बना है, तो शनि, राहु और मंगल ये सब आ गए हैं 7म स्थान, जो मेन मारक घर। तो इस तरह से सूर्य में आप को कहां से आया मारक भाव, आप इसको देखना पड़ेगा। देखिए सूर्य में 10, 5, 3, 4 है सूर्य पर प्रभाव, लेकिन सूर्य पर शनि, राहु और मंगल सबका प्रभाव है, क्योंकि सूर्य को शनि देख रहा है, शनि के घर में बैठा हुआ है। इस तरह से सूर्य मार्केश हो गया मित्रों। सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है,
चंद्रमा 10, 5, 3, 4 है तृतीय स्थान। सूर्य में एक दूसरा गुण जो है, अष्टम का सबलार्ड भी सूर्य ही। आप देखेंगे अष्टम का सबलार्ड सूर्य है, अर्थात जो 8वें स्थान से रिलेटेड होता है उसका सबलार्ड होता है, अपने आप वो मृत्यु करने के लिए सक्षम हो जाता है। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और राहु तीनों में मारक बल है और सिग्निफिकेटर होने के नाते 2, 7, 6, 8, 12 उसमें आए हुए, 11वां आया हुआ बाधक स्थान आए। और वहीं जो मेन मारक है शुक्र, उसकी दशा अंतरदशा मेन स्थिति जो शनिश्चर की है बाधक की, उसमें मृत्यु नहीं। लेकिन शुक्र प्रकट हुआ है। शुक्र कहाँ प्रकट हुआ है? 1/8 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था शुक्र का नक्षत्र। जब मृत्यु हुई है तो लग्न तुला थी, और तुला लग्न में मंगल या राहु का नक्षत्र रहा होगा, चित्रा या स्वाति, और मंगल या राहु दोनों संबंधित हैं। आप देख, तो इस तरह से मित्रों सूर्य, चंद्रमा, राहु और सूर्य की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अमर सिंह जी की मृत्यु हुई। और मेरे कहने का मतलब केवल यह मान लेना कि फला लग्न के लिए फला ग्रह मारक होता है, यह युक्त नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। केपी ज्योतिष अपने आप में बहुत अगम है, अपार है, इसकी लीला अपरंपार है, और इसके सिद्धांत स्वर्गीय गुरुवर के एस कृष्णामूर्ति जी ने उसी रूप से प्रतिपादित किए जिस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उनको जरूर कोई इष्ट बल रहा, साधना बल रहा, और प्रयोग परीक्षण का बल रहा, 40 साल का अनुभव रहा, और उसको मैंने कई वर्षों से प्रयोग और परीक्षण में उतारा है, मुझे एकदम खराब नहीं। तो मित्रों वीडियो लंबा हो रहा है, इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कल एक वीडियो में दे रहा था, फेल कर गया क्योंकि 30 मिनट से ऊपर। अतः ऐसी स्थिति में मैं आज का वीडियो यही बंद करता हूँ, आगे पुनः मिलूंगा। और आज के लिए मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूँ। आग्रह यही है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो आती है उसको जरूर दबा दें और ऑल पर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।